नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों के साथ। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से की शिष्टाचार मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। देहरादून के परेड ग्राउंड में दशहरे मेले का 24 अक्टूबर को होगा आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल करेंगे शिरकत। बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। हरिद्वार में राज्य मंत्री मजहर नईम नवाब ने की समीक्षा बैठक। 11 विधानसभाओं के अधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारी के साथ की बैठक। विकास कार्यों और विकास योजनाओं पर हुई चर्चा। देहरादून में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना। कलयुगी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची पति की मौत की साजिश। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तरकाशी में चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। सचिव श्वेता राणा चौहान ने किया शुभारंभ। आम लोगों से स्वच्छता कार्यक्रम में सहयोग देने की अपील। देहरादून में डीएवी कॉलेज की दीवार गिरने के बाद युवती की हुई मौत। छात्रों ने किया प्रशासन के सामने हंगामा। न्याय की मांग को लेकर छात्र नेता चढ़े मोबाइल टावर पर। हल्द्वानी में फ्रेशर पार्टी के दौरान छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े। अफरा तफरी का बना माहौल। एमबीपीजी कॉलेज का मामला। रुड़की में प्रतिष्ठित डॉक्टर की बढ़ सकती है मुश्किलें। डॉक्टर पर लगे गंभीर आरोप। महिला के ससुर से अवैध संबंध होने की जताई आशंका। उधम सिंह नगर में तेज रफ्तार का कहर। टैंकर ने बाइक सवार पिता और बेटे को रौंदा। परिजनों में मचा कोहराम। विकास नगर में पुलिस का खनन माफियाओं पर कसा शिकंजा। एसएसपी अजय सिंह ने अवैध खनन पर दिखाई सख्ती। रोकथाम को लेकर दिए निर्देश। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुख करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए भले ही अभी समय बचा हुआ हो, लेकिन उत्तराखंड में सियासी दल अभी से ही अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं दूसरे दलों को मात देने में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर पुराने रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही सियासी बिछात बिछना शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने जहां अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी रैली कराकर अपनी तैयारियों का शंखनाद कर दिया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी जनता के बीच जाकर अपने आप को मजबूत करने और इस चुनाव में पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने में जुटी हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए राज्यों की 5 सीटों पर जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी अपने मजबूत संगठन के आधार पर इस चुनाव की तैयारी में अन्य दलों से 2 कदम आगे चलती हुई नजर आ रही है और बीजेपी इस बढ़त को अपनी जीत मान रही है। कांग्रेस पार्टी भी अपने प्रदेश नेतृत्व और उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच जाने का काम कर रही है, ताकि चुनाव में यही तैयारी जीत का आधार बन सके। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर जीत को लेकर बीजेपी का दावा है कि संगठन स्तर पर अभी तक जो तैयारियां की गई, उसमें चुनाव की सभी टीम तैयार हो चुकी है। बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक पार्टी अपने मोर्चों पर टीमों और पन्ना प्रमुखों को नियुक्त कर चुकी है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि 2014 से 2019 की तरह ही 2024 में बीजेपी 5 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करेगी। देखिए, उत्तराखंड की जनता ने एक बार नहीं कई बार कांग्रेस का खाता बंद कर रखा है उत्तराखंड में, और अब तो पूरी तरह से सीज ही कर दिया गया है। इसलिए जो चीज़ कभी कोई प्रॉपर्टी सीज होती है, उसके सीज खुलना बहुत आसान नहीं होता है, और उत्तराखंड की जनता ने पूरा मन बनाया है कि उनका जो सीज लगी है उस पर कहीं खुल नहीं सकती है। और भारतीय जनता पार्टी 2014 और 19 के मुकाबले 2024 में प्रचंड जीत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को चुनने वाले हैं। देखिए, जब जनता ने ही खाता उनका पिछली बार भी नहीं खोला और इस बार भी नहीं खोलेगी, तो ये अपना खाता कहां से खोलेंगे। जिस प्रकार से दिवा स्वप्न लगातार देखते आ रहे हैं, इनका कहीं कोई सपना पूरा नहीं होने वाला। ये सब जनता अच्छी तरह जानती है कि किसका खाता हमें खोलना है। कांग्रेस पार्टी राज्य के भीतर बीजेपी सरकार की नाकामियों को बड़ा मुद्दा मान रही है और जनता के बीच फैली इस नाराजगी को अपना चुनावी हथियार बनाकर इस चुनाव में जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस नेता के माने तो इस बार 2014 और 2019 का जो भी चुनावी रिकॉर्ड बीजेपी का रहा वो टूटेगा।
कांग्रेस पांचों सीटों पर 2009 की तरह जीत हासिल करेगी। कि ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है, जो प्रचंड बहुमत जनता ने उनको दिया एक विश्वास के साथ कि डबल इंजन का लाभ उत्तराखंड को मिलेगा, लेकिन वो डबल इंजन उत्तराखंड में आज तक उतरा ही नहीं है। तो ये प्रचंड बहुमत का नशा है जो भाजपा के नेताओं के सिर चढ़ करके बोल रहा है, और जनता लगातार सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी हुई है। बेरोजगार पेपर लीक प्रकरण के आरोप लगा रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग को लेकर अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में आज तक न्याय नहीं हुआ है, वीआईपी का नाम उजागर नहीं हुआ है। सीबीआई जांच की मांग उत्तराखंड की मातृशक्ति लगातार कर रही है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, विकास नाम की चीज उत्तराखंड में नजर नहीं आ रही है। केवल विज्ञापनबाजी और बयानबाजी सरकार की ओर से खूब हो रही है। जन आक्रोश है किसानों का। आप देख लीजिए, लगातार सड़क पर उतरे हुए मुआवजे की मांग को लेकर के, जो है फसलों के उचित भुगतान की मांग को लेकर के सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही है। अग्निपथ योजना को लेकर के उत्तराखंड का नौजवान पहले से ही आक्रोशित है। तो सरकार को युवाओं का, महिलाओं के और जनाक्रोश के कारण निश्चित तौर पर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी हार का सामना करना पड़ेगा, और इसे कोई भी नहीं नकार सकता। उत्तराखंड में आंकड़ों के लिहाज से सीटों की संख्या भले ही 5 हो, लेकिन इन 5 सीटों पर जीत का संदेश देश के दूसरे राज्यों में सियासी को लाभ पहुंचाने का काम करता है। ऐसे में जब पीएम मोदी की उत्तराखंड के प्रति अटूट श्रद्धा रही है, तो बीजेपी श्रद्धा को भुनाना चाहती है और अब एक बार फिर उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत हासिल कर केंद्र में मोदी को मजबूत करना चाहती है। जबकि कांग्रेस को उम्मीद है कि राज्य के भीतर बेरोजगारी, बढ़ता अपराध कई ऐसे ज्वलंत विषय हैं जिस पर जनता चिंतित है और बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी। देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल जी जान से तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक और बयानों का वार पलटवार जारी है, तो दूसरी ओर जमीनी स्तर पर अपने वर्चस्व को मजबूत करने में पार्टियां जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने भी शिरकत की। इस दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता भी नजर आए। वहीं इस दौरान जहां कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, तो साथ ही महालक्ष्मी धन योजना के तहत नवजात शिशुओं की माताओं को महालक्ष्मी धन योजना देकर सम्मानित किया गया। बैठक जो है राज्य मंत्री स्तर की है, इसमें सारी योजनाएं जो हरिद्वार जिले की संबंधित योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो भारत सरकार की योजनाएं हैं या उत्तराखंड सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को किस तरीके से संचालित हो रही है और उन योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक किस तरीके से पहुंच रहा है, क्या उन लाभार्थियों की कितनी % प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ग्रोथ क्या है, आगे किस तरीके से हम लोगों ने बढ़ाना है, और जो विकास के काम है हमारे हरिद्वार जिले के, उनकी समीक्षा है। कोई विकास का काम मुख्यमंत्री हमारे घोषणा का काम अगर रुका है, किस कारण से रुका है, इसकी यहाँ आज हम समीक्षा कर रहे हैं, और जो काम रुके हैं उन्हें जल्दी शुरू कराया जाएगा। उन पर सरकार से बात करके गति दी जाएगी, और विकास के कामों के साथ साथ जो हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, उन योजनाओं की तेजी से लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। हरिद्वार में पीएम के नेतृत्व में विकास कार्य हो रहा है। बीजेपी की ओर से लाभार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रमेश पोखरियाल निशंक ने भी शिरकत की। लोकसभा सांसद यहां पर शिरकत करते हुए नजर आए। बीजेपी ने लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बयान दिया कि पीएम के नेतृत्व में विकास हो रहा है। हरिद्वार में बीजेपी ने लाभार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने यहां पर शिरकत की। लोकसभा सांसद शिरकत करते हुए नजर आए।
वहीं बीजेपी ने लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में विकास हो रहा है, वहीं विकास पथ पर लगातार देश आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें, हरिद्वार में यह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा सांसद शिरकत करते हुए नजर आए। बीजेपी ने लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। देहरादून में परेड ग्राउंड में रावण दहन की अनुमति को लेकर चल रही चिंता दूर हो गई। बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी की ओर से यहां पर रावण का पुतला बनाकर दहन करने का प्रस्ताव रखा गया तो स्मार्ट सिटी अनुमति देने से पीछे हट गया था। वहीं उनका कहना था कि परेड ग्राउंड की खूबसूरती को नुकसान होगा। आपको बता दें कि परेड ग्राउंड को सुंदर बनाने में करीब 9 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वहीं इस दौरान राजपुर विधायक खजान दास ने कहा कि परेड ग्राउंड सौंदर्यीकरण को जो भी नुकसान पहुंचेगा उसकी भरपाई वह अपनी विधायक निधि से करेंगे। परेड ग्राउंड का सौंदर्यीकरण हुआ है और उसमें बहुत ही अच्छा घास भी लगी है और भी काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। इसके लिए जिलाधिकारी ने कहा था कि इस घास जलेगी अगर दशहरा दहन आप करते हैं, क्योंकि कोरोना काल में भी क्योंकि प्रथा को तो बनाए रखना हमारा दायित्व बनता है, जो पूर्वजों ने हमको विरासत के रूप में दी है। उसको बनाने के लिए मैं संतोष भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि कोरोना काल में भी दशहरे का दहन किया गया, दशहरे रावण का दहन हुआ है। और कुल मिलाकर के जिस तरह से जो है बन्नू स्कूल में उस समय किया गया था, किंतु उसके बाद फिर परेड ग्राउंड में ऐतिहासिक समय से ये चलता आ रहा है। देहरादून में बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी कि हर बार की तरह इस बार 76वें दशहरे मेले का आयोजन 24 अक्टूबर को परेड ग्राउंड में किया जाएगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शिरकत करेंगे। इस दौरान दशहरा कमेटी बन्नू बिरादरी के अध्यक्ष संतोख नागपाल का कहना है कि पिछले 75 वर्षों से बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी दशहरा मनाती आ रही है। इस बार की तरह हर बार की तरह इस बार भी बड़े ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक हमारा दशहरा महोत्सव पिछले 75 सालों से हमारी बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी मनाती आ रही है, जिसमें हमें हमारे संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय सेठ लक्ष्मण दास विरमानी जी का आशीर्वाद मिलता रहा है। अब उनके पुत्र श्री हरीश विरमानी जी का आशीर्वाद मिला है और ये प्रोग्राम हम करते आ रहे हैं। इस बार का प्रोग्राम बहुत भव्य होने जा रहा है। इस बार ऑल ओवर इंडिया सबसे टॉलेस्ट रावण हमारे देहरादून उत्तराखंड का है। ये एक इतिहास बनेगा और ऐतिहासिक दशहरा कहलाएगा यहाँ का। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास जो हमारे शोभा यात्रा निकलती है बड़े धूमधाम से निकलेगी। बाहर के बैंड भी बुलाए हुए हैं हमने, नासिक ढोल भी है उसमें। और मुख्य आकर्षण हमारा राम लक्ष्मण की जोड़ी जो रावण दहन करती है, मुख्य आकर्षण उनका इस बार रहेगा यह। और जो इस बार लंबाई है और बहुत सी चीज़ें हमने इसमें अट्रैक्टिव करी हैं। इसमें एक 12 गोले आतिशबाजी के ऐसे लगेंगे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे मेयर, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे विधायक एक एक बटन करके दबाएंगे और उसका एक एक पार्ट उसमें वो बसता चला जाएगा। बहुत ज़बरदस्त इस बार का प्रोग्राम है। मेरे मीडिया भाई बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं। पूरा कॉर्पोरेट आपका मिल रहा है, आगे मिलेगा भी, ये मैं आश्वासन आपसे चाहूँगा। और जैसा अब और भीड़ भी इस बार बहुत ज़बरदस्त क्राउड रहेगा। शासन प्रशासन का मुझे सहयोग पहले भी मिलता आ रहा है। उम्मीद है इस बार पूरा सहयोग सबका मेरे साथ होगा। राज्य संपत्ति विभाग के एमएलए हॉस्टल में मौजूद गेस्ट हाउस पर विधायक पूर्व विधायक कब्जा जमाए बैठे हैं, लेकिन मजाल है जो राज्य संपत्ति विभाग इनको खाली कराने की हिम्मत जुटा पाए। ऐसे हालात में माननीयों पर सवाल उठना लाजमी है। देखिए ये खास रिपोर्ट।
ये है राज्य संपत्ति विभाग का एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल, जहां सूबे के तमाम विधायकों को एक एक फ्लैट आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा कुछ फ्लैट को गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिया गया, जिनमें दूर दराज से राजधानी में विधायकों से मिलने आने वालों को ठहराया जाता है। लेकिन इस गेस्ट हाउस पर हॉस्टल में रह रहे विधायक ही कब्जा जमाए बैठे हैं। कुछ विधायकों, मंत्रियों और 2 पूर्व विधायकों ने यहाँ के गेस्ट हाउस पर अपने ताले तक जड़ दिए, जिसके चलते दूर दराज से आने वाले लोगों को यहाँ रुकने की सुविधा तक नहीं मिल रही। सूत्रों की माने तो विधायक फकीर राम टमटा, दुर्गेश लाल, विनोद चमोली, शक्तिलाल शाह, शैला रानी रावत, संजय डोभाल, प्रमोद नैनवाल, भोपाल राम टमटा के पास तो अतिरिक्त फ्लैट है। साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल के नाम भी मंत्री आवास होने के बाद विधायक हॉस्टल में फ्लैट है। वहीं 2 पूर्व विधायक विजय सिंह पवार और प्रेम सिंह राणा ने अभी तक फ्लैट खाली ही नहीं किए। इस मामले पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने ये कहकर टाल दिया, एमएलए हॉस्टल विधानसभा की संपत्ति है, इस पर विधानसभा को निर्णय लेना है। हालांकि इसको बीजेपी विधायक खजान दास ने गंभीरता से लेने की बात कही, जबकि दूसरे बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि ये फ्लैट रखे गए हैं तो इसका किराया बकायदा राज्य संपत्ति विभाग को जाता है। देखिए, ये विषय थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि 70 विधायक हैं, 70 फ्लैट्स वहाँ पे बने हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी बने हैं, जिसमें विधायकों के गेस्ट जब अन्य जनपदों से आते हैं या उनके क्षेत्र से आते हैं तो उनको रहने के लिए व्यवस्था वहाँ पर की जाती थी। किंतु आज जिस प्रकार से आपने कहा है कि कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा किराए पर लिए हैं, यानी कि 100 रुपये पर डे के हिसाब से वो किराए देते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को इसमें चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। राज्य संपत्ति विभाग ने कई बार नोटिस भी दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद विधायकों के जो साथी है वो कब्जा हटाने से बाज नहीं आ। देखिए, कुल मिलाकर के कब्जा वाली कोई बात ही नहीं, और कब्जा नहीं होना चाहिए। ये संपत्ति विधानसभा की है और विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी और विधानसभा के सचिव को इस बात की चिंता भी करनी चाहिए, और जिसने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है वो तुरंत वहां से उनको छोड़ना चाहिए। मेरी जानकारी में भी आया है, मैंने आपके पोर्टल पे भी देखा है कहीं, वहां पर जो गेस्ट हाउस है, जो हम लोगों के गेस्ट आते हैं, जो एमएलए या एमपी के कोई या आपके मिनिस्टर्स के गेस्ट हैं, उनको रुकने की वहां पर व्यवस्था है और उसमें बाकायदा उनको उसका शुल्क देना पड़ता है। इस नाते अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं और उनका शुल्क देकर वो वहाँ रुक रहे हैं तो मैं समझता हूँ तो व्यवस्था है ही है। और उसके अलावा जो बात कही जा रही है कि वहाँ परमानेंट किसी ने कब्जा जमा रखा, ऐसा नहीं है, और ना ही कभी किसी व्यक्ति ने शिकायत की है या वहाँ पर ऐसा विषय मेरे सामने आया। मैं तो वहाँ नियमित बैठता हूँ, आपको मालूम है, ये विषय कभी आया नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि गेस्ट आते रहते हैं, वहाँ रुकते रहते हैं, और किसी के ज़्यादा आएंगे, किसी के कम आएंगे, जिसके ज़्यादा आएंगे वो ज़्यादा दिन तक ऑक्युपाई रह सकता है, ये होता है। विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि राज्य संपत्ति विभाग सत्ताधारी लोगों की कठपुतली बन गया। सत्ताधारी दल के विधायक सरकारी कमरों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। ऐसे में विपक्ष समेत अन्य विधायकों को मिलने आने वाले लोग कहां जाकर रुकेंगे? सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, रेस कोर्स में जो विधायक आवास है उसमें चुने हुए विधायकों को आवास आवंटित किए जाते हैं, लेकिन यहाँ देखने में यह आ रहा है कि जो विधायक मंत्री पद पर सुशोभित हो चुके हैं उनको जो है बंगले कब्जे आवंटित हो गए। उन्होंने फिर भी जो है विधायक आवास में कमरे कब्जाए हुए हैं। एक मंत्री के पास 4-4 आवास वहां पर कब्जे में है। तो ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो चुने हुए विधायक हैं उन्हीं के लिए आवास होते हैं, और जो विधायक जो है हार चुके हैं वो भी जो है आवास खाली नहीं कर रहे हैं। तो जो प्रचंड बहुमत का नशा भाजपा के मंत्री हों चाहे विधायक हों उनके सिर पे चढ़ा हुआ है, और प्रचंड बहुमत के नशे में वो सही और गलत को भी नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि विधायक आवास में जो है अतिथियों के रुकने की भी व्यवस्था होती थी, अब जो है दूर दराज से आने वाले लोग कहाँ रुकेंगे आप बताइए? वो इधर उधर भटकने के लिए मजबूर है, क्योंकि विधायक आवास में मंत्रियों और विधायकों के गुर्गों का कब्जा है। वहां का माहौल भी उन्होंने खराब कर रखा है। जो है राज्य संपत्ति विभाग कई बार कहने के बाद भी जो है विधायकों के आवास जो है खाली नहीं करवा पा रहा है। आखिर किसका जो है इशारा है, किसकी सह है इन कब्जेदारियों को, जिनके इशारे पर जो है ये वहां पर कब्जे जमाए बैठे हैं, इनका बांध भी पाका नहीं हो रहा है। तो ये गलत बात है। देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने चुनावी राज्यों में बेहतर चुनाव प्रबंधन के साथ साथ अन्य राज्यों से भी अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तराखंड से कई वरिष्ठ नेताओं को राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग अलग जनपदों में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब भी देश भर में विभिन्न राज्यों में चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रदेशों से चुनावी राज्यों में चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से भेजा जाता है। और हमारे उत्तराखंड से राजस्थान मध्य प्रदेश में हमारे वरिष्ठ नेतागणों की पहले से ही उनको जिलों की जिम्मेदारी वहाँ दी गई हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी वहाँ पर पूरे एक संभाग की जिम्मेदारी को देख रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और अन्य कई लोग वहाँ पर पहले से ही चुनाव में लगे हुए हैं। और आगे चुनाव नज़दीक आने पर भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को, चाहे हमारे प्रदेश स्तर के नेता हों या जिन्होंने विभिन्न राज्यों में चुनाव में काम किया है, ऐसे अनुभव जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे लोगों को हम उन राज्यों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भेजने जा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जाएगा नहीं जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।